हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर आज का ये देखा जाए तो PT 365 जो है इस ईयर का अगर प्रीलिम्स जिनको देना है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये सेगमेंट आप करके जाते हो तो इसमें जो वर्डिंग दिया जाता है, इसमें जो न्यू न्यू इकोनॉमी के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, न्यू न्यू स्कीम्स होते हैं, वो दिए रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आपको अलग से कोई स्कीम के रिलेटेड नाम नहीं याद करनी पड़ेगी। साथ साथ में ये मैं अपनी मतलब मेहनत, आप जो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इसमें 4-5 दिन जो भी लगा है, लेकिन शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ पूरा फ्रेंड्स इसका, जिससे कि आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि 120 और 122 पेज का रिवीजन करना ये एक ब्लंडर हो जाता है लास्ट लास्ट टाइम में। ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, ऐसे ऐसे तो मैं प्रयास करूँगा पूरे PT 365 को कि ये जैसे 120 पेज है तो इसको 10 to 12 पेज में कंसाइज करने के लिए, और अगर 80 पेज है जैसे पॉलिटी का है तो उसमें 8 to 9 पेज ऐसे ही करने के लिए, जैसे 10 का एक, और ये शॉर्ट नोट्स होगा, सेगमेंट वाइज होगा। जैसे हम इसमें देखेंगे कि पहला अपना अगर नेशनल इनकम का होगा तो सेकंड में श्रम बेरोजगार के रिलेटेड टर्म होंगी, थर्ड में देखेंगे कि मनी और बैंकिंग वाला सेगमेंट होगा। फिर क्या देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड टर्म, एक्सटर्नल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में माइनिंग से रिलेटेड टर्म जो है ये सब देख लेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो भी उसमें इनिशिएटिव चले हैं, पहले चली हैं, उनको देखते चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें आज से स्टार्ट करें फ्रेंड्स तो मैं आपको 3-4 क्लास लगे, सॉरी, ये एक क्लास लगेगा और नेक्स्ट एक क्लास, इसमें क्या होगा, आपको 2 क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स, अगर शॉर्ट नोट्स आप लोग अगर चाहते हो तो मैं प्रोवाइड अपने यूट्यूब चैनल के ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा, अगर कमेंट वैसा आया तो। नहीं तो फिर आप समझते चलिएगा और आप खुद से बनाएं नोट्स तो वो अच्छे है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अगर हम पहला टर्म देखें तो ये DBT के बारे में है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में है। इसमें क्या है कि करदाताओं का क्या होता है, बचाव होता है अगर DBT डायरेक्ट किया जाए, बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके यहाँ। तो नगद अंतरण जैसे मनरेगा जैसे सिस्टम, इन कार्ड में PDS जैसे सिस्टम, अदर्श में जैसे कि आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो ये कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कुछ ये दे दिए गए हैं बेनिफिशियरीज के साथ साथ उसके क्या उपयोगी बिंदु हैं। ठीक है, इसमें जैसे हम धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से, एक PFMS होता है, इससे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला था जो प्रत्यक्ष लाभांतरण के बारे में। सेकंड क्या देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आई थी। आप अगर देखिए ये नोट्स अगर देखोगे और कंपेयर करना PT 365 से, ये जो ये विजन की वेबसाइट्स पे होगी डली हुई, आप देखना सेगमेंट वाइज चले हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं छूटा है वैसा एक्सेस पॉइंट जो मतलब कि लग रहा होगा कि हाँ ये डाटा जो है वो फैक्चुअल नहीं है, वो मेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो चीज़ छोड़ सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या है, अनिवार्य क्या है, आधार अनिवार्य है इसके लिए। और अगर देखेंगे तो सक्षम बनाने वाले इसके क्या कौन कौन है जो सक्षम बनाते हैं घर तक, तो मोबाइल में मनी सिस्टम, आज आज जैसे बैंकिंग सिस्टम है वो आ चुकी है दोस्तों, तो फ़ोन पे ये सब का यूज करते हैं। ये जो मिशनें चलती हैं, जनधन मिशन, फिर पेमेंट बैंक आज उसके रिलेटेड है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के रिलेटेड मतलब कि वो डायरेक्ट DBT के हेतु उपयोगी हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में दिया गया था कि इसमें मतलब महत्व आगे इसका समझ लीजिए कि वित्तीय समावेशन होता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है, इनकम एंड सेविंग बढ़ते हैं, और लोन्स मतलब कि ये लोन इधर उधर भटकाव नहीं होते, लेना पड़ते हैं वो एक, जैसे साहूजन और ये सब वाले सिस्टम नहीं। तो अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप ये एक्ट के द्वारा अगर आपको मान्यता दी गई है तो वो आपको लोन भी इजली प्रोवाइड हो जाते हैं।
इसके लिए पहले अगर देखें तो हाल ही में एक ग्रामीण विकास मंत्रालय, देखिए ये मंत्रालय याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। लखपति दीदी जैसा एक ये चला है। इसमें क्या है कि लाभार्थी जो है प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक मतलब कि हेल्प ले सकते हैं इसको, माइक्रो एंटाइटीज के लिए, जैसे एलईडी, ड्रोन मरम्मत, ये सब ड्रोन ड्रोन का मरम्मत, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स जो कि औद्योगिक पर्पसेस से ये मायने रखती हैं, उनको दो, इनके लिए दो मतलब कि ये लखपति दीदी में 2 करोड़ 2 करोड़ जो बेनिफिशियरीज है उसको शामिल किया गया है। और इनको मतलब एसएससी और बैंक लिंकेज है तो आप पहले ही पढ़ते हैं कि हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे हम लोग पेमेंट बैंक, मुद्रा बैंक के थ्रू, मनी और फाइनेंस वाला सिस्टम में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आती है तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का कैसे इंक्लूसिवनेस करें। तो पहले इसमें हम अगर इनिशिएटिव देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये हो गया, ये किसके द्वारा चलाई गई है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन लाभार्थी हैं, तो महिलाएं हैं जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंक करती हैं। स्टार्टअप विलेज इंटर प्रोडक्शन, ये क्या है कि ये 2016 में आई थी फ्रेंड्स। गैर कृषि क्षेत्रों के लिए एसएचजी का सहयोग इसमें देखा जाता है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण किसान सशक्तिकरण, इसमें क्या है, ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का निर्यात किया जाता है। उनको मतलब कृषि के रिलेटेड कहा जाता है कि ये वस्तु आप तैयार करो, उनको कुछ वैसा प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाती है, तभी वो वहाँ से उसका लाभ उठा के और प्रोडक्शन करते हैं कृषि का, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास यहाँ पे 15 से 35 साल के लिए है दोस्तों, गरीब युवाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बोमनिया इनिशिएटिव एक है जो 2019 में चलिए, ये क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट बेस पे है। इसमें क्या है, महिलाएं जो है वह ड्रोन उपलब्ध उनको कराया जाता है, ड्रोन बनाने वाली मरम्मत करने वाली सिस्टम उनको दी जाती है, किनके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय 2023। अच्छा, एक यहाँ पे अगर एक आपको इजली याद रखना है तो आप देख सकते हैं कि हाँ, जो जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं उनके कहीं ना कहीं वो किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं से जुड़ी हुई हैं, इसी चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। अब यहाँ पे हम लोग, तो ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे फंडा है, तो यहाँ जूम करने लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ये बजट के बारे में दिया गया है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो नेशनल इनकम में उतना ही थी फ्रेंड्स, एसएचजी और बैंक को लिंक करके दिया गया था बस। और आपको कुछ कुछ टर्म मिलेंगे जो आगे एक्सटर्नल सेक्टर में मिलेंगे। ये फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ से ये सेक्टर पब्लिक फाइनेंस का सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2023 और 24 का यहाँ बजट के बारे में कहा गया। थीम यहाँ पे राज्य वित्त जो हर एक साल होती है, राज्यों को वित्त के बारे में, भारतीय राज्यों का राजस्व, डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता, ये आरबीआई के द्वारा जो राज्य वित्त का समावेशन किया जाता है। राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात अगर देखा जाए तो ये फ्रेंड्स ट्रेंड याद रखना है, ऐसे कोई डाटा तो वहाँ पे नहीं पूछेंगे, वो स्मॉल थोड़ा सा जैसे वन डे एग्जाम से इस समय पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा आपको नहीं पूछा जाता है। देखिए 30% लाना है, ठीक है, लगभग अभी 27, ये सॉरी, ऋण जीडीपी अनुपात अभी मतलब 30% है, ठीक है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मतलब कि टोटल जीडीपी का कितना हम लोग ग्रॉस सकल जो ये राजकोषीय घाटा है कितना उठाते हैं राज्य, तो वो 2.8% अकॉर्डिंग टू 2021 एंड 2022। देखिए जीएसटी में अभी क्या हुआ, कर उछाल हुआ है, यानी कि जीएसटी का से कर का संग्रहण ज़्यादा हुआ है। ये एनके सिंह कमेटी क्या बोली है कि सेंटर के लिए ऋण जीडीपी अनुपात होना चाहिए 40% और स्टेट के लिए 20%, टोटल 60%। मतलब कितना हमारा जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हम कितना ऋण के थ्रू, लोन डेब्ट के थ्रू उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उसमें 40% कहा गया है किसके बारे में, सेंटर के बारे में, कि हाँ 100 रुपये है तो उसका 40 रुपये, अगर 100 रुपये जीडीपी है, ठीक है, तो वो 40 रुपये सेंटर जो है वो किसके थ्रू फुलफिल कर रही है,
तो वो ऋण के डेप्ट के थ्रू फुलफिल कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा गया है राज्यों का वित्त एक ये इनिशिएट, तो 16 स्टेट्स के लिए चलिए उद्देश्य क्या है, पूंजीगत व्यय को कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको बढ़ाना। ठीक है, राज्यों द्वारा यही लिखा गया है, राज्यों द्वारा कैपेक्स को बढ़ाना। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, जो भी पूंजी आ रही उसका व्यय। देखिए यहाँ पे सब्सिडी तो देनी होगी इनको कुछ, कि इतना कैपेक्स का तभी वो ज़्यादा कर पाएंगे व्यय। और बाकी हम लोग पब्लिक डेप्ट देखते हैं, टॉपिक है पब्लिक डेप्ट में क्या है, भुगतान। अगर यहाँ पे पब्लिक डेप्ट है, भारत की संचित निधि से की जाती है पब्लिक डेप्ट, मतलब में भुगतान जो लोन लिए जाते हैं। आईएमएफ जो है प्रोवाइड करती है। तो जीडीपी और जीडीपी यहाँ पे और डेप्ट का रेशियो जो है 2005 में 81% थी, 2021-22 में 84%, और फिर से 2022-23 22-23 वाला ये ईयरा में 81% वापस हो गई है, मतलब पहले जैसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग लोन का हिस्सा कम रख रहे हैं। ठीक है, आईएमएफ से अभी 2% कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसको ही लाना है कितना परसेंट पे, 60% पे, याद रखिएगा। ऑफ बजटिंग ब्रोइंग, मतलब कि ऑफ बजटिंग आपको नाम जैसे सुन के कैसा लग रहा है, ऑफ बजटिंग ब्रोइंग मतलब कि कितना हम कितना हम पैसा जो है डेप्ट वाला वो बजट के लिए नहीं ले रहे हैं, किसी अन्य कार्य के लिए ले रहे हैं, ये ऐसे समझिए। यहाँ पे एक प्रोविज़न है फ्रेंड्स कि राज्यों को ऋण लेने से पहले जो है केंद्र सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। ये 293 का 3 आर्टिकल कहता है कि मतलब क्या कहता है यहाँ पे कि अगर राज्यों वो ज़्यादा ऋण ले चुके हैं, एक तरह से केंद्र से भी ले चुके हैं, बाहर से भी, बैंकों से, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर से भी, तो वो लोन लेने से पहले एक बार अब केंद्र से, सेंटर से परमिशन लेनी जरूरी है। वो आर्टिकल 293 याद रखिएगा, एक और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए आ जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पे। यहाँ पे क्या है, कारण क्या है होता है करंट डेफिसिट। देखिए बेसिक भी यहाँ पे हम टर्म जुड़े हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट रिलेटेड। बेसिक होगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स में ये टर्म पढ़ ले फिर से यहाँ पे रिवीजन करोगे तो वो चीज़ फ्रेश हो जाएंगे आपके दिमाग में। देखिए वैश्विक कारक क्या हो सकता है, वैश्विक कारक यहाँ पे जैसे जियो पॉलिटिक्स मुद्दे हो सकते हैं कि हाँ आपसे रिलेशन अगर वैसा नहीं है तो कुछ आपके लिए उदार नीति नहीं है अपनाना है, तो आपके प्रति भाव थोड़ा सा, प्राइसेस जो आपको नीड है किसी और से नहीं खरीद सकते हो, मेरे से ही खरीद सकते हो, और मेरे साथ वैसा रिलेशन आपका नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि आपके जो नीडी कुछ कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस को हम मतलब हाई रखेंगे। ठीक है, तो ये वैश्विक कारक हो सकता है। तो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट का ये हो सकता है तेल की घटती कीमतें, सॉरी बढ़ती कीमतें। तेल की बढ़ती कीमतें मतलब कि पहले तेल कम, अब धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रही है रेट, तो हम क्या है ना कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए बाहर से खरीद रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट ना करके इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, जो करंट अकाउंट में आते हैं जो दृश्य विजुअल अकाउंट हैं, इनविजिबल अकाउंट हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक दायरा है ना, तो इसमें अगर हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा मतलब किसी को अब अगर हम निर्यात से ज़्यादा उससे आयात कर रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं चाइना के साथ अपना ये है, ठीक है, मान लेते हैं कि ₹1 उससे हम उसको हम निर्यात किए और वो X+2 रुपीज़ हमको आयात किया, इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे कितने रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, ₹2 का। ठीक है, तो ये ₹2 कैसे होते हैं उन्हीं का कारण हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तेल की बढ़ती कीमतें, एफडीआई में गिरावट। एफडीआई क्या करता है, एफडीआई ये सब चीज़ों को कम करता है, पूंजीगत व्यय में अपना हिस्सेदारी निभाता है यहाँ पे, ये अपने किसी भी देश में, ठीक है, एफडीआई में। और मतलब बोरोइंग एक तरह का कह सकते हैं कि हाँ हम बोरो करते हैं वो चीज़ों को, अगर आईएमएफ से हम नहीं लेते हैं तो अगर लोन मान देखिए ना, आप ऐसे समझिए, डेप्ट अगर आप किसी से लेते हैं उसके जगह पे एफडीआई अगर ये चीज़ करती है आपके यहाँ पे, और डेप्ट अगर उसी के लिए ले रहे थे, तो ये तो एफडीआई से कवर हो गई ना, तो डेप्ट लेने का
तो मतलब नीड कोई नहीं है। तो हम समझ सकते हैं ना कि कैसे यहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे अगर दिया रहेगा ये 4-5 रीजन, तो ये आप चला सकते हो काम। ये खतरे क्या हो सकते हैं, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, किसी भी कंट्री का घाटा ज़्यादा हो रहा है, तो वो खतरे क्या हो सकते हैं। एफडीआई कमेगी, पहला चीज़। किसी कोई आपको फॉरेन डेवलपमेंट, ये सॉरी, इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंटाइटीज आपके यहाँ पे नहीं करना चाहेगी। सेकेंड, इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी, सिंपल चीज़। क्योंकि आपके यहाँ पे जब अगर करंट अकाउंट डेप्रिसिएट, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, रुपये को डिप्रिसिएट करना पड़ेगा। अब जब रुपये को डिप्रिसिएट करना करोगे ना, तो आपका जो ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, पीपीपी, वो कम जाएगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जैसे उसी का मान लेते हैं हम चाय पी, इंडिया में अगर चाय पी रहे हैं तो इसका रेट अगर 10 रुपये है, यूएसए में इसी का रेट अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है 10 रुपये वो रहेगा, वहाँ पे भी 10 रुपये रहेगा, लेकिन रुपये का मूल्य यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्यात बाहर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि समझो ना, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर एक पेंसिल का रेट लेके चलते हैं, मान लेते हैं यूएसए में वो $1 में बना, ठीक है, और इंडिया में वो $1 जो है अब हो गई, मान लेते $1 जिस समय पे बना था उस समय पे 40 रुपये थी रेट, अब हो गई 80 रुपये। तो ये 40 रुपये एक पेंसिल, ठीक है। अब 40 रुपये एक पेंसिल हो गई, अब $1 80, तो ये तो अब दो पेंसिल हो जाएगी ना यहाँ पे। तो ये दो पेंसिल का रेट यहाँ पे मिलेगा इसको, ठीक है। तो उनके लिए तो 40 रुपया क्या हो जाएगा, $0.5 के इक्वल ना। तो वो यहाँ पे क्यों इंपोर्ट करना चाहेंगे, यानी कि यहाँ से कहा जाता है कि ये रुपए का डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ता है इंडिया से, और बाहर से इंपोर्ट कमता है, ये एक हो सकता है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा। हालांकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, कभी कभी इम्पोर्ट को बंद कर देती है। एक्सचेंज रेट ये समझ गए अच्छे से हम लोग अभी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट और ये रियर और नियर में पता है ना कि एक साथ ऑफसेट किया जाता है। जैसे महंगाई अगर चल रहा है किसी भी कंट्री में, तो रियर में क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या होता है भाई, वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर प्रीवियस ईयर अगर कोई बेस ईयर होता है उससे कंपेयर करें, तो इसमें जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, तो उसको समायोजित किया जा रहा है अपने साथ कि हाँ 2% से बढ़ रही है, तो चलो 2% को यहाँ पे ऑफसेट कर दो ये एक्सचेंज रेट में कि हाँ 2% इसका डिप्रिसिएशन। तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, उसमें महंगाई को ऑफसेट नहीं किया जाता है, वो देखा नहीं जाता, इंक्लूडेड नहीं किया जाता है। देखिए यूपीएससी आपसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछ चुकी है आईएएस में कि आप नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या अंतर कर पाते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि ये सब यहाँ पे ऐसे ही दिया रहता है। विजन आईएएस अगर कुछ दे रही है तो वो सोच समझ के दे रही होगी, ठीक है। देखो जीएसटी का बात आ जाए तो भाई ये न्यू मुद्दे में क्या रही है, देखिए सबसे बड़ी मुद्दे में पिछले साल क्या रही है ना कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा एक जो ऑनलाइन गेमिंग थी, जैसे जो बड़े बड़े बेट लगते थे आईपीएल ये सब, कि आप देखते होंगे आईपीएल क्या होता था, आईपीएल में बेट लगते थे, ड्रीम इलेवन, फिर क्या ऐप होता था दो चार, एमपीएल गेम्स ये सब। तो ये सब पे क्या होता है ना, ट्रेडिंग मार्केट जैसा सिस्टम है। ये सोशल रिफॉर्म को नहीं दिखलाता है, वो सोशल कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट को दिखाता कि हाँ ये दूसरे के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे सीन गुड्स जो होते हैं जो दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं, तो उस पर तो हाई रेट टैक्सेस लगाना पड़ता है। जैसे आप सिगारेट देखिए, जो आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगारेट में क्या होता है, सिगारेट जैसे मेरे लिए तो हानिकारक है, लेकिन वो पॉल्यूटेड एक ये कमोडिटीज है ना, कि पॉल्यूशन उससे होता है अगर धुएं फैलती हैं तो और सब सोशल के ये रिलेटेड जो आदमी उसको मतलब कि कंज्यूम कर पा रहे होंगे, वो एयर के थ्रू उनके नाक में जाके कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक है। देखिए, तो वो दूसरे के लिए हानिकारक जो होगी उस पर हाई रेट लगाएंगे, क्योंकि उनको यूज कम करिएगा। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये में अगर 28 रुपये इनको ये 28% लगाएं, तो 128 रुपये, अगर 128 रुपये
का कोई आपको वस्तु मिल रही है और कोई आपको 2 रुपये का मिल रही है, जो मतलब और दोनों का चाह सेम है कि हाँ आपके प्रति रुझान वो दोनों का वस्तु का पॉजिटिविटी है, तो आप क्या करोगे ना, धीरे धीरे 128 रुपये वाला को यूज आप करना धीरे धीरे कम कर दोगे। क्योंकि एक नीड होता है वो ठीक है, लेकिन एक भाई इनकम होता है, कितना आप इनकम जनरेट कर पाए हो। अगर अंबानी अडानी जैसा इनकम आपके पास नहीं है या फिर संपत्ति वैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक हद तक करोगे ना। उसके अच्छा है कि उससे अच्छा क्या करोगे, आप अपने घर पे ये जो लड़के आपके बेटे बच्चियां भाई ये सब होंगे उन पे ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, उनके स्वास्थ्य पे हेल्थ पे करोगे, उनके एजुकेशन पे करोगे, और कहीं ना कहीं उसके स्किल जनरेशन पे आप वर्क करोगे। देखिए, प्रोफेसर एक अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए, उन्होंने क्या कहा है, गरीबी अगर हटाना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आप चाह के भी नहीं हटा सकते हो। क्यों? अगर आप मान लेते हैं कि किसी कोई गरीब तबका का आदमी है, गरीब तबका का आदमी में आपका अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आप कर रहे हो 50 रुपये, आप उसके बाद फिर उसका वो तो ठीक है, आप कंप्यूटर के थ्रू देखा गया कि इस आधार ये इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर, उसके बाद फिर आप ट्रेसिंग क्या करो कि वो किस चीज़ पे यूज कर रहा है। मान लेते हैं कि वो दारू पीने पे यूज कर दे रहा है, सिगारेट पीने पे यूज कर दे रहा है, ये बड़े बड़े जो होते हैं वैसे कमोडिटीज़ पे यूज कर दे रहा है जो हानिकारक कमोडिटीज़ हैं, तो फिर ये गरीबी हटाओ नहीं, ये गरीबी बढ़ाओ वाला सिस्टम हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसी को मतलब कि इसी को हटाने के लिए अमर्त्य सेन जी क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ना करके क्या करो, उनके हेल्थ पे ध्यान दो। मिड डे मील आप देखते हैं ना कि सरकारी स्कूल में दिया जाता है दोपहर को भोजन, सरकारी स्कूल का प्रोविज़न 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क देना शिक्षा, ये एक हो सकता है ना कि उसका उनके स्किल पे काम हो रहा है। आज अगर मान लेते हैं ये अगर नहीं रहती एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार एक्ट है 2009 का, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं छोटे, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, तो हरिजन लोग होते हैं, तो वो सब क्या करेंगे बेचारे लोग, उनके पास पैसे नहीं होते हैं उतने, ठीक ना, वो फिर अपने बच्चे को मतलब नहीं शिक्षा दे पाएंगे, चाह के भी नहीं शिक्षा दे पाएंगे। सीबीएसई में कौन जाएगा भाई, तो सीबीएसई में नहीं जा पाएंगे वो लोग, इसीलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाई और स्किल जनरेशन पे वर्क की। ये गरीबी हटाने का एक बड़ा है कि आपके स्किल जनरेट हो जाएंगे, आप अच्छे स्किल को अपने अंदर समाहित कर लोगे, तो आप प्रोडक्शन करोगे तो इससे जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, क्योंकि ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन करोगे, डिमांड ज़्यादा है, तो फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी, आपको वेजेस ज़्यादा मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं टोटल जीडीपी के थ्रू आपको वेजेस भी मिल रहे हैं उतने। ठीक है, चलिए ये बात है यहाँ पे आगे। देखिए, मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो छोड़ा होगा, अगर कोई बेसिक सब्जेक्ट जैसे बेसिक अगर कोई क्या कह सकते हैं पॉइंट उसको तो छोड़ दिया हूँ। जैसे क्या बेसिक पॉइंट हो सकता है कि अननेसेसिटीज पॉइंट, जैसे गरीबी इस राज्य में मतलब कि दिया गया है कि इस जिले में, राज्य छोड़िए, इतना कम हुई है, तो ये अननेसेसिटीज पॉइंट है। हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड पता रहना चाहिए यूपीएससी के रिलेटेड, आपको डाटा ज़्यादा नहीं देखना है। पूछते हैं यूपीएससी वाले क्या कि पिछले दशक में गरीबी लगातार घटी है, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो आपको ये जवाब देने रहते हैं, तो आप ये कर पाओगे जब ये ऐसे पढ़ पाओगे आप तब। देखिए, नेक्स्ट है श्रम रोजगार कौशल विकास पे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेरोजगारी के बारे में कुछ कौशल विकास देख लेंगे, कौशलता का विकास, ये एल एफ पी आर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस सर्वे जो हो गया, तो ये सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित जो डेटाज होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 2022-23 में क्या क्या आ गया है, एक सर्वे आया, ठीक है, बी ए पी एल एफ एस का। इसमें क्या कहा गया है कि ये जारी कौन करती है, 2017 से एन एस एस ओ का फुल फॉर्म
कोई अगर कमेंट बॉक्स में अगर ये बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो सिंपल है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ग्रामीण व शहरी के लिए अलग से होता है दोस्तों। पीएलएफएस का डाटा अलग अलग निकाला जाता है। पुरुष के लिए देखा गया है कि वो कितने, मतलब कितने वर्ग से जुड़े हुए हैं, 15 से 59 साल के महिलाएं, पुरुषों। तो पुरुष 78.5% और ये 37%। इसके लिए देखिए करंट वीकली टेस्ट निकलता है, करंट यूजुअल स्टेट प्रिंसिपल निकलता है, ये बेरोजगारी को मापने के लिए निकाला जाता है। तो इसमें क्या है ना कि हम देखते हैं क्या कि एक वीक में अगर 1 घंटे के लिए आपको काम मिल जाए, 1 साल में अगर 1 सप्ताह के लिए काम मिल जाए, 1 महीने के लिए काम मिल जाए, तो ये देखते हैं बेरोजगारी के। हालांकि इसमें खामियां हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग, प्री में आपका इसका कोई यूज नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर हम नहीं जोर देना चाहते। संकेतक क्या है? एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितना किसी भी लेबर का किसी भी वर्क में फोर्स है, ठीक है, मतलब कितना उसमें उसका रोल है। श्रम, ये जो ये श्रमिक, ये क्या है, डब्ल्यू जो है, उसको भी एक संकेतक के रूप में देखा जाता है दोस्तों। रोजगार प्राप्त व्यक्ति का प्रतिशत कितना है उसको भी देखा जाता है, और बेरोजगारी दर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी देखा जाता है। संकेतक में आप समझ लीजिएगा ये आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम्म यहाँ पे क्या है ना कि ये संरक्षण कानून है, ये जो डब्ल्यू है, ये एक तरह का संरक्षण कानून है श्रमिकों के लिए। देखिए इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है ना 2023 का, क्लॉडिया गोल्डिन थी। इन्होंने महिलाओं की जो ये कैसे उनको मतलब वर्क फोर्स को बढ़ाया जाए इसके लिए कुछ आइडियाज़ दी थी, इसके लिए तो उसी के लिए। देखिए गीग इकोनॉमी क्या है ना, यहाँ पे बाई नोट्स में लिख दिया हूँ, हालांकि ये मेरे नोट्स से मुझको पढ़ने थे। लेकिन आप लोग गीग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हो कि अगर आप अपने से वर्क कोई वेबसाइट स्टार्ट करके, मतलब नियोक्ता का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इम्प्लॉइज का नहीं पड़ता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा बैठक हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये इसमें क्या है, वर्कर्स लोग अपने प्लेटफॉर्म खुद से बनाते हैं। और ये नेक्स्ट क्लासेस से आपको मैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का समझा दूंगा, और पूरा 2 क्लास, एक क्लास में लूँगा बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं सॉरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट एक्सटर्नल सेक्टर में, और एक क्लास पूरा एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर का और एचआरडी का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सोर्स, ये सब के लिए ले लूँगा, बस 2 क्लास और फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे।